हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। आपके 8वीं क्लास का जो हिस्ट्री पोर्शन है, यानी कि चैप्टर 2, 3 और 4, उसका आखिरी वीडियो होने वाला है ये वाला, जो कि कॉलोनियल एरा का तीसरा भाग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 2 भाग देख लिए हैं, ताकि आपको ये वाला भाग सही तरीके से समझ में आ जाए। सही बात है ना? तो अब चलते हैं अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। यहां तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह के जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भारत में किए जा रहे थे, लेकिन उसका एक तरह से विरोध भी होने लगा। किस तरह का विरोध था, कौन कौन से अलग अलग तरह के विरोध किन किन भागों में किए गए, उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अपनी किताब को खोल के रखिए, अपनी नोटबुक रखिए और एक पेन भी रखिए, ताकि आप फोकस होके कंसंट्रेट करके इस पूरे चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाए। ओके। अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, यानी कि जो शुरुआती विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से कॉलोनियल अथॉरिटी, यानी कि जो अंग्रेजों की जो सरकार थी, जिस तरह का उनका प्रशासन था, उनको किस तरह की चुनौती दी गई, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो भारत ऑब्वियसली काफी एक खुशहाल देश था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। और इसी वजह से अंग्रेज क्या कहते थे, भारत को ज्यूल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहते थे। यानी कि जो पूरा जितने भी देश हैं जो कि उनकी कॉलोनीज थी, उनमें सबसे प्रमुख स्थान था भारत का। वो उनके मुकुट में एक हीरा था, एक ज्यूल था, राइट। और उन्होंने एक और बात कही कि इंडिया हमेशा भारत ब्रिटिश सल्तनत का एम्पायर का एक भाग रहेगा, और ब्रिटिश एम्पायर पर कभी भी सूरज डूबेगा नहीं। इसका एक तरह से ज्योग्राफिकल कारण भी है, क्योंकि जब इंग्लैंड में दिन होता है, भारत चूंकि कुछ घंटे आगे है, तो यहां पर रात हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी ना किसी भाग में, ब्रिटिश एम्पायर के किसी ना किसी भाग में हमेशा दिन का समय होगा, यानी कि सूरज कभी भी वहां पर ढलेगा नहीं, राइट। और इसका मेटाफोरिकल और डीप मीनिंग ये था कि कभी भी इसका अंत नहीं होगा। ये उनका गर्व था, अत्यधिक गर्व था, कि उनकी हालत कभी भी खस्ता नहीं होगी, लेकिन हालत खस्ता हो गई। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो इसी का मतलब है, यहां पर आपको लिखना है नाउ। However, almost from the beginning of the British conquest of India, resistance movements manifested to try and repel this self-imposed guest। कि ये एक ऐसा मेहमान था जो कि यहां पर आके परमानेंटली ठहर गया, वापस जाने का उसने नाम ही नहीं लिया, राइट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर आप जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको मैप में पता चलेगा, ये जो जितने भी पीले वाले स्थान हैं, वो ऐसे हैं, जैसे हैदराबाद हुआ, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में काफी सारे प्रदेश हुए, जैसे ग्वालियर एक्सेट्रा। यहाँ दक्षिण भारत में आप मैसूर देख सकते हैं, ट्रैवनकोर देख सकते हैं, राइट। ऊपर यहाँ पर कश्मीर देख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स है, जहां पर भी अंग्रेजों का कुछ ना कुछ दबदबा था, वहां पर उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रोल था। और जहां पर भी ये पिंक वाला एरिया देख रहे हैं, ये आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वगैरह के इलाकों में, यहां पर डायरेक्टली ब्रिटिश का की हुकूमत थी। डायरेक्टली यहां पर लिखा है, the red and pink territories were those directly under British administration, while the yellow ones were under the princely state, जैसे हैदराबाद हुआ, ट्रैवनकोर हुआ, मैसूर हुआ, कश्मीर हुआ इत्यादि। ओके, अब हम पहले ऐसे विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं सन्यासी फकीर विद्रोह। ये 1770 के दशक में हुआ। तो 1770 के अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों ने और फकीरों ने, यानी कि हिंदू और मुसलमान, जो उनके जो साधु थे, उन्होंने ब्रिटिश रेवेन्यू नीतियों के खिलाफ काफी कड़ा विरोध किया। ओके, तो इसके चलते उनकी जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उन पर काफी सारी पाबंदियां वगैरह लगाई, जिनका विरोध इन लोगों ने किया। और उसके उनके ऊपर जो कर वगैरह लगाया जा रहा था, उसका भी विरोध किया। तो बेसिकली द प्रिसाइज मोटिवेशंस ऑफ द सन्यासीज एंड द फकीर्स हैव बीन डिबेटेड, बट लेकिन उनका एक्चुअल कारण ये था, उसके ऊपर काफी अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन अगले 30 साल में उन्होंने काफी सारे जो ब्रिटिश के खजाने थे और उनके जो टैक्स कलेक्टर्स थे, उन पर आक्रमण किया। इसी वजह से ब्रिटिश ने उनको डाकू बुलाया और उनमें से कुछ लोगों को मार भी दिया, राइट। और फाइनली उनको
उनका उनको डिफीट भी कर दिया, उनको हराया भी। और इसी विद्रोह से एक तरह से बंगाल के एक प्रमुख लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनकी एक किताब थी, एक नॉवल थी आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखी गई थी, और उसी में ये गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत तो मालूम है ना हमें, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुशलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। ओके, तो ये गाना था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ को इसी से प्रेरणा मिली, जिससे वंदे मातरम का भी जन्म हुआ। इसके बाद हम चलते हैं आदिवासी विद्रोह की तरफ, यानी कि ट्राइबल अपराइजिंग। नाउ ब्रिटिश की जो वन नीतियां थी, उसने एक तरह से आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से बिगाड़ दिया, क्योंकि उन पर जब एक तरह से इंटरफेरेंस होने लगा, क्योंकि जो जंगल थे, जितने भी वहां पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब थे, उन पर एक तरह से आदिवासी उनकी देखभाल करते थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि ये आदिवासी काफी प्रिमिटिव हैं, यानी कि काफी बैकवर्ड काइंड ऑफ लोग हैं, और उनका जंगल में जाने का रास्ता वगैरह वो रोकने लगे, राइट, कि आप जंगलों में से जो भी लकड़ी है या कोई भी दूसरा सामान है, उसको आप अपने आप नहीं ले जा सकते। तो कहने का मतलब यह था कि जो जंगलों की जो भूमि थी, वहां कर पेड़ पौधे वगैरह थे, उन पर किसी तरह की पाबंदियां लगने लग गई। और जो वहां का जो ट्राइबल काउंसिल, यानी कि आदिवासियों की खुद की न्याय की जो प्रणाली थी, उसको रिप्लेस कर कर ब्रिटिश लीगल सिस्टम को लगाने की कोशिश की, राइट। तो इससे एक तरह से काफी विद्रोह हुआ, काफी निराशा हुई, और उसका विरोध भी कई सारे आदिवासियों ने किया। इसके साथ साथ उन्होंने मिशनरीज को भी बढ़ावा दिया कि आप इन ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन भी कर दीजिए। आदिवासी आदिवासी ना रहे, जो भी धर्म का पालन करते हैं उसमें से वो बदलकर क्रिश्चियनी धर्म को अपना ले। इसके साथ साथ एक और कानून लाया गया, जिसमें कि कई सारे जो आदिवासी समुदाय थे, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह उनको क्लासिफाई किया गया, और उसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, उनके खिलाफ काफी सारे केसेस भी ओपन किए गए। तो बेसिकली उनको काफी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा आदिवासियों को अंग्रेज सरकार के तहत। तो इसके चलते सबसे पहला विद्रोह हुआ था, जिसको कि कहते हैं कोल अपराइजिंग, यानी कि कोल विद्रोह। 1831-1832 में छोटा नागपुर प्लेटू की जो बात करें, आप जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे, ये मोटा मोटा आज के झारखंड में पड़ता है। रांची भी इसका भाग है, नीचे जमशेदपुर भी इसका भाग है। तो कई सारे इलाके जो आज के झारखंड में पड़ते हैं, वो छोटा नागपुर इलाके में प्लेटू के भाग में है। ओके, तो वहां पर ब्रिटिश ने काफी सारी भूमि की ऐसी नीतियां अपनाई, जो कि बाहर के लोगों को ज्यादा फेवर करती थी, कि मैं वहां पर अगर मैं भूमि खरीदना चाहूं तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन आदिवासियों को उस तरह की छूट नहीं थी। तो जितने भी ये कोल आदिवासी थे, जिसमें कि मुंडा थे, एक मुख्यमंत्री थे झारखंड के अर्जुन मुंडा, या एरोन थे, ये भी एक मंत्री थे केंद्र में। ओके, उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा कंट्रोल निभाया, लेकिन अपनाया, लेकिन उनको भी एक तरह से अंग्रेजों ने हरा दिया। उसके बाद आया संतल विद्रोह, ओके, 1855-56 में, और सिंधु और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। ओके, इनके जो दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, उनके नेतृत्व में उन्होंने ये संथल रेबेलियन की शुरुआत हुई। यहां पर एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कि आज के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी संतल आदिवासी समुदाय को ही बिलोंग करती हैं, लेकिन वो आती हैं उड़ीसा से। ओके, वो उड़ीसा से आती हैं, लेकिन ये आदिवासी समुदाय उड़ीसा और झारखंड दोनों में काफी हद तक फैला हुआ है। तो इस विद्रोह को काफी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने आगे के आंदोलनों को काफी प्रेरित किया। उन्होंने मनीलैंडर्स के खिलाफ विद्रोह किया, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, जो कि उनके भूमि को अंग्रेजों के सपोर्ट के साथ ले जा रहे थे, राइट। तो संतल्स ने अपनी सरकार भी खुद डिक्लेयर की कि हमारी खुद की सरकार है, और हम खून के आखिरी बूंद तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। और अंग्रेजों ने भी काफी ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया, और उनकी काफी लोगों की हत्या की गई। तो उसको कुचल तो दिया गया, लेकिन इसके आगे के आंदोलनों को इससे काफी बड़ी प्रेरणा मिली। तो यहां पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस स्केच में किस तरह से संथल्स को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से उनको डिपिक्ट किया गया है। तो इसी से पता चलता है कि ब्रिटिशर्स सॉ देम एज प्रिमिटिव,
कि थोड़े से जंगली किस्म के इंसान थे, अगर मैं प्रिमिटिव का बड़ा लूज तरीके से अनुवाद करूं। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ये ज्यादा सभ्य लोग नहीं थे, तो इनको कुचलना ही ठीक होगा। तो इस तरह की एक काफी क्रूर तरह का एक ओपिनियन था ब्रिटिशर्स का संथल आदिवासियों के तरफ। ओके, इसके बाद हम आते हैं किसान आंदोलनों की तरफ। तो यहां पर भारी टैक्स और जबरन खेती से किसान काफी परेशान थे, और यहां पर शुरू हुआ इंडिगो रिवोल्ट, जिसको कि नील विद्रोह भी कहा जाता है, राइट। सो यहां पर भी ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्टर्स का काफी बोलबाला था, और जिसकी वजह से काफी परेशानी होती थी। ये इंडिगो रिवोल्ट खास तौर से हुआ बिहार में, ओके, चंपारण वगैरह में इसका काफी हुआ, जब महात्मा गांधी भी वापस इंडिया आए थे दक्षिण अफ्रीका से। सो बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार किया। ये पहले की बात है, 1859 टू 1962 की बात है, जब भी पहला नील विद्रोह हुआ था। तो कहने की बात यह है कि यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे, उन्होंने किसान को कहा, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल और बाद में बिहार के चंपारण इलाके में भी हुआ, कि आप खाने के क्रॉप्स को मत उगाइए, उसके बदले आप इंडिगो प्लांट को उगाइए, क्योंकि तब इंडिगो डाई की काफी जरूरत थी यूरोपीय देशों में, राइट। सो सभी को कहा जाता था कि आप सिर्फ नील की ही खेती करेंगे, लेकिन उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनको उनके ऊपर काफी कर हो जाता था, काफी उनको लोन लेना पड़ता था, जिससे उनको पानी पैसे की काफी किल्लत हो जाती थी। और जो भी उनकी बात को नहीं मानता था, उन पर काफी तरह का इंप्रिजनमेंट, टॉर्चर या उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जाता था, राइट। तो ये एक तरह से बंगाल में काफी हद तक हुआ, और इनका जो देयर अपराइजिंग, जो ये विद्रोह हुआ, वो प्लांटर्स के खिलाफ हुआ। उन्होंने इनके खिलाफ आक्रमण किया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि बंगाल में काफी इस आंदोलन को बंगाली प्रेस से तो समर्थन मिला, और ब्रिटिशों को थोड़ा सुधार भी करने पड़े, लेकिन इससे काफी एक तरह का वहां की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। ओके, इंडिगो इज ए नेचुरल ब्लू पिगमेंट विच इज यूज्ड इन डाइंग, यानी कि नीले कलर की जो जरूरत पड़ती है, वो इंडिगो प्लांट से आती है। अब हम चलते हैं, सबसे बड़ा विद्रोह जो हुआ था, वो हुआ था 1857 में, 1857 का द ग्रेट रिबेलियन। हालांकि यहां पर इस किताब में इसको ग्रेट रिबेलियन के रूप में लिखा गया है, बाद में वीर सावरकर ने इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह भी डिस्क्राइब किया था, कि ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी 1857 में। ब्रिटिश ने क्या कहा, ये सिपॉय म्यूटिनी है। सिपॉय म्यूटिनी का अर्थ क्या है? सिपॉय म्यूटिनी का अर्थ है, क्योंकि म्यूटिनी का मतलब होता है जब सैनिक विद्रोह करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर काफी सारे सैनिक तैनात हो और वहां पे वो विरोध करें, वहां पर वो विद्रोह करें, तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है, राइट। सैनिकों द्वारा या सेलर्स द्वारा, इन केस ऑफ नौसेना, राइट, अगेंस्ट द ऑफिसर्स। तो अंग्रेजों ने इसको सिपॉय म्यूटिनी इसलिए कहा ताकि ऐसा ना लगे कि पूरा भारत ही उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो सिर्फ कुछ सैनिक उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये जताने के लिए उन्होंने उसको सिपॉय म्यूटिनी कहा। लेकिन बाद में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह भी भारतीयों द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, स्पेशली वीर सावरकर। तो यहां पर इंडिपेंडेंस के बाद सिपॉय म्यूटिनी टर्म को यूज नहीं किया गया, ग्रेट रिबेलियन कहा गया या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। ओके, तो ये जो लेट्स एक्सप्लोर है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिपॉय म्यूटिनी से काफी छोटे तरह के एक झगड़े की उसका ऐसा मीनिंग्स कन्वे होता है। तो यहां पर एक और चित्र है, मेरठ में जो सिपॉय म्यूटिनी हुई, सिपॉय रिबेलियन जो हुआ। तो हुआ ये कि जो इसका मेन कारण ये था, यहां पर जो कारण, हाँ एक और मैं बात बता दूं, 1857 में जाने से पहले वेल्लोर, अगर आप में से कोई वेल्लोर फोर्ट गया हो, मैं इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले ही वेल्लोर गया था, तो वहां पर देखा था वेल्लोर फोर्ट, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। वहां पर सबसे पहले वेल्लोर का विरोध हुआ 1806, यानी कि 1857 से तकरीबन 50 साल पहले, 49-50 साल पहले, वहां पर भी एक तरह से विद्रोह हुआ था वेल्लोर फोर्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर मनाही की गई थी कि कोई भी हिंदू या मुसलमान सैनिक किसी भी तरह का धार्मिक मार्क अपने माथे पर वगैरह नहीं लगाएगा। जैसे हिंदू तिलक लगाते हैं या किसी तरह का मार्क लगाते हैं अपने फॉरहेड पे अपने धर्म को जताने के लिए, और ये भी कहा गया था कि आप अपनी दाढ़ी को शेव करेंगे, राइट। तो ये सब विरोध हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने वेल्लोर फोर्ट में किया, और वहां पर कई सारे ब्रिटिश अफसरों को मार भी गिराया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस विद्रोह पर एक तरह से कंट्रोल
पा लिया। अब 1857 में जो रिबेलियन हुआ उसका मेन कारण क्या था? पहला कारण था धार्मिक अपमान, क्योंकि ये माना जाता था, और ये अफवाह उड़ी, कितना सच है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये अफवाह उड़ी कि वहां पे जो कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे थे बंदूकों में, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों के जो सेंटिमेंट्स थे उनको काफी ठेस पहुंची। तो इसी वजह से हिंदू और मुसलमान सैनिक दोनों ने मिलकर इस रिबेलियन में भाग लिया। इसके साथ साथ आर्थिक कष्ट भी काफी था सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के लिए, क्योंकि भारी टैक्स लगाया जा रहा था, जमीन को छीना जा रहा था। इसके साथ साथ जो राजनीतिक नीतियां थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हमने पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा, उसके वजह से भी काफी लोगों में रोष था। और शुरुआती संकेत, जैसे मैंने अभी बताया, वेल्लोर का विद्रोह था, जिससे भी उनको काफी प्रेरणा मिली। तो हुआ ये कि सबसे पहली बात हुई बैरकपुर, जो कि आज के पश्चिम बंगाल में है। वहां पर मंगल पांडे, जिसके ऊपर आमिर खान ने एक मूवी भी बनाई थी मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी को जलाई। और मेरठ जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है, वहां पर बगावत शुरू हुई। फिर दिल्ली में फैली, कानपुर में फैली, लखनऊ में फैली, झांसी तक फैल गई। इनफैक्ट लखनऊ में मैं अभी कुछ ही दिन पहले गया था, तो वहां पर भी मैंने पाया कि लखनऊ रेसिडेंसी की काफी बात की जाती है कि वहां पर कितने लोगों को मार गिराया था। तकरीबन 700-800 लोगों को वहां पर मार दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल सम्राट थे, उनको अपना नेता घोषित किया गया। तो उनको एक तरह से ही वॉज मेड द लीडर। हालांकि उनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली तक ही अभी सीमित हो गया था, मुगल साम्राज्य। ओके, तो जो मुख्य केंद्र और कौन से नेता थे उनके बारे में अगर हम जाने, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब और तांत्या तोपे। ओके, ये काफी प्रमुख नेता थे। उसके साथ साथ लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो जितने भी विद्रोह कर रहे थे सैनिक, उन्होंने कानपुर, लखनऊ, झांसी वगैरह पर कब्जा कर लिया। क्योंकि हुआ यह था कि अंग्रेजों ने ज्यादा सैनिक तैनात नहीं किए थे, अंग्रेज सैनिक, राइट। तो इसलिए जब भारतीय सैनिक एकजुट होकर उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, अंग्रेजों के पास ये मालूम नहीं था कि किस तरह से इसका सामना किया जाए, राइट। तो ये हुआ, और इसकी वजह से चिंगारी काफी सारे इलाकों में फैल गई, काफी सारे शहरों में फैल गई। तो ब्रिटिशों ने बहुत को क्रूरता से उनको मार दिया। विद्रोही एकता और योजना की कमी से वो हार गए, राइट। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, राइट। तो ये काफी एक टर्निंग पॉइंट था, ये पूरा जो ग्रेट रेबेलियन था। तो 1858 से जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने खुद कमान संभाली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा कंट्रोल भारत में था, जिसके तहत रॉबर्ट क्लाइव इत्यादि ने काफी कुछ काम किया, यहां पर काफी कुछ गलत काम किया। तो उसके बाद 1858 से डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन इस पूरे भारत को संभाल रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 1858 से ऑफिशियली ब्रिटिश राज भारत में शुरू हो गया, राइट। और अगले तकरीबन 89-90 इयर्स तक उन्होंने यहां पर भारत में राज किया। अब जहां तक हम ओके, इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इन दो हीरोइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। दो जो प्रमुख वीरांगनाएं हैं, पहले है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने काफी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की। झांसी की रानी थी, वो काफी बहादुरी से लड़ी, और तांत्या तोपे के साथ ग्वालियर पर कब्जा भी किया। और 18 जून 1858 में वो युद्ध में उन्होंने वीर गति पाई। तो बेसिक कारण ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड सन था। तो इसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ झांसी। तो इसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जो कि उनके साथ लड़ रहे थे, उन्होंने खुद कहा द रानी वॉज रिमार्केबल फॉर हर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, उनकी चतुराई के लिए, और जिस तरह से वो लगी रही, उन्होंने छोड़ा नहीं युद्ध के मैदान को। एंड जेनरोसिटी टू हर सबऑर्डिनेट्स मतलब उनके जितने भी सैनिक थे। तो इसलिए उनको द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द रेबल लीडर्स, यानी कि जो विरोध कर रहे थे, उनको उनके बारे में इस तरह से बताया, एंड शी वाज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द रेबल्स।
तांत्या तोपे भी एक तरह से लड़ते रहे, लेकिन 1859 में उनके साथ धोखा किया गया और ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद जो लखनऊ में थी वो थी बेगम हसरत महल ऑफ अवध, जो अवध रीजन है, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल पोर्शन जो है। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का विरोध किया और उनका जो राज्य था उसको हड़प लिया था अंग्रेजों ने, तो फॉर एलिजेड मिस गवर्नेंस करके। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा लखनऊ रेसिडेंसी में काफी लोगों को मार गिराया 1857 की रिवोल्ट में। ब्रिटिश ने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं और वो नेपाल में भाग गए। और क्वीन विक्टोरिया ने जब 1958 में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उस समय पर बेगम हजरत महल ने कहा कि भारतीयों को कि आप इनके प्रोमिसेस को बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि ये अंग्रेज ऐसे नहीं है कि वो किसी भी, अगर उनके साथ कुछ अलग धोखा हुआ है तो वो उसको माफ नहीं करेंगे, वो बदला जरूर लेंगे। तो आप इनकी जो मीठी मीठी बातें हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना कीजिए। आप ये रानी लक्ष्मीबाई और हजरत महल दोनों की तस्वीरें हैं, उनको जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनकी तस्वीरों को लेकर एक पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जरूर जा सकता है। ओके, तो जहां तक लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया का सवाल है, तो जो यूरोपी थे वो ऐसा नहीं था कि वो भारत को पूरी तरह से डेवलप करके पूरी तरह से अच्छा करना चाहते थे, राइट? क्योंकि भारत की जो संस्कृति थी वो यूरोपीय संस्कृति और ब्रिटिश संस्कृति से कई पुरानी थी, राइट? तो यहां पर उनको करने का मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह से हमारी जो संस्कृति है उसको पूरी तरह से लूटो। तो ब्रिटिशों ने भारत में असंख्य खजाने और जितनी भी पांडुलिपियां थी, आभूषण थे, ज्वेलरी थी या कलाकृतियां थी, उनको सभी को यूरोप भेज दिया, राइट? और भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से बिखरने में उनका बड़ा सा योगदान था, राइट? और कुछ ब्रिटिश के जो विद्वान थे उन्होंने संस्कृत और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद तो किया, जिससे कि यूरोप में भारतीय दर्शन और साहित्य की रुचि बढ़ी, लेकिन कई बार इसका गलत अर्थ लगाया गया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इंडियंस ने काफी सफर किया अंग्रेज के शासन के दौरान, और इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार में 10th क्लास में तो पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ेंगे। एंड द ब्रिटिश ने काफी इस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह किया जो मैंने अभी आपसे कहा, लेकिन काफी सारी चीजें यहां से लूट कर वो लंदन भी लेकर चले गए। ओके, तो उसके बाद यहां पर एक टेक्स्ट है जो कि टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए संस्कृत टेक्स्ट। तो इस तरह से किया है जिसको कि भारतीय ग्रंथों को और भारतीय संस्कृति को ज्यादा समझने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन कई बारी ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं की जाती थी, राइट? इसके साथ साथ यहां पर और बातें बताई गई हैं। द मोटिवेशंस वर मिक्स्ड, सम स्कॉलर्स वर जेन्युइन स्टूडेंट्स, लेकिन अदर्स वर कन्विंस्ड दैट बाय स्टडीइंग इंडियन लैंग्वेजेस इट वुड बी इजियर टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपीरियरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि असली मकसद ये था कि हम उनको ये बता पाए कि बेटा तुम्हारा जो संस्कृति है वो इतना बेटर नहीं है, हमारी क्रिश्चियन संस्कृति आप लोगों से बेटर है। तो इस तरह का एक वेरी ट्विस्टेड काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ए ट्विस्टेड काइंड ऑफ अ मोटिव था जहां तक अंग्रेजों का सवाल था। ओके, ओके, अब हम लास्ट में चलते हैं कि द स्प्रेड ऑफ संस्कृत स्टडीज एंड टेक्स्ट इन यूरोप फॉलोड लेटर बाय अदर इंडियन लैंग्वेजेस। पहले तो संस्कृत से शुरू की, बाद में कई सारी भारतीय भाषाओं पर भी उन्होंने ध्यान दिया। वाज लाइक द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू कॉन्टिनेंट। तो ऐसा लग रहा था कि वो एक नए कॉन्टिनेंट के एक तरह से खोज कर रहे हैं, राइट? जो कि ये कहा गया था जॉर्ज हेगल। सो इंडियन टेक्स्ट हैड ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन यूरोपियन फिलोसोफर्स, राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट एटसेट्रा। दिस इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू द यूएसए। This is a reminder that although political domination may flow in one direction, cultural influence sometimes flows in the opposite direction. हालांकि जो जितने भी राजनीति वाले लोग थे वो एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कई सारे ऐसे फिलोसोफर्स, लेखक, कवि वगैरह भी थे, कलाकार भी ऐसे थे जो कि भारत की संस्कृति को और भाषाओं को अच्छी तरह से, धर्म को पूरी तरह से समझने में भी रुचि रखते थे। और इसी के कल्मिनेशन में फाइनली 1947 में भारत आजाद हुआ। तो इसके साथ हमारा चौथा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। मैंने जैसे आपसे कहा कि अब पूरे चैप्टर्स को खत्म करने के बाद मैं इसके ऊपर चैप्टर वाइज आपको हाई क्वालिटी के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर की प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने में काफी मदद मिले। वो रहेगा हमारे वेबसाइट studywithsudhir.com पर। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू CBSE with Sudhir. Okay, bye.